तो दोस्तों आज हम समझते हैं शिक्षा नीति को। शिक्षा नीति जो हमारी नई शिक्षा नीति आई है, हम उस न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बात करेंगे जो कि आज 2020 में कैबिनेट के द्वारा पास कर दी गई है। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि अगर आपके बच्चे आगे जो पढ़ेंगे उनको कैसी कैसी एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी, उनके लिए कैसा सिस्टम है कि कैसा स्ट्रक्चर गवर्नमेंट ने अब आगे के लिए अपने देश को देखते हुए, क्योंकि देश हमारा टेक्नोलॉजी के मामले में, अगर मैं बात करूं स्किल के मामले में बहुत पीछे है, जिसको आगे बढ़ाने के लिए सरकार ने क्या करा, बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया है, वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लाके करना चाह रही है। अभी हुआ नहीं है बट कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है। अब कैबिनेट से मंजूरी मिल गई तो आप मान के चलें कि गवर्नमेंट किसकी है, बीजेपी की है। बीजेपी आप देखें तो मेजॉरिटी में हमें दिख ही रही है, राज्यसभा में भी और लोकसभा में भी। तो आप इसके लिए इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको ये वीडियो समझ में आ जाए ढंग से। और एक ध्यान रखें, हर एक व्यक्ति के लिए इम्पोर्टेंट है जो व्यक्ति अपने बच्चों को आगे भविष्य में पढ़ाना चाह रहा है। तो हम शुरुआत करते हैं 1968 में। इंदिरा गांधी का दौर था। इंदिरा गांधी के दौर की बात करते हैं तो इंदिरा गांधी उस समय नई थी, जोश में थी। आप ध्यान देंगे जोश में थी कैसे, क्योंकि 1965 में क्या होता है, 1965 में जो सरकार चला रहे होते हैं वो लाल बहादुर शास्त्री चला रहे होते हैं। उनकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु के बाद में सरकार जो हैंडओवर लेता है, वो हैंडओवर कौन लेता है, हैंडओवर लेती है इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी जीत के आती हैं और इंदिरा गांधी क्या करती हैं, अपने लिए सबसे पहले जो चेंजेस करने लाती हैं वो देखती हैं कि एजुकेशन में हमारा सिस्टम बहुत पीछे चल रहा है, यानी कि हमारे देश में एजुकेशन सिस्टम ठीक नहीं है। तो वो फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी लेके जाती हैं कौन, इंदिरा गांधी। ठीक है, 1968 में ये एजुकेशन पॉलिसी लेके आती हैं। तो हम देखते हैं 1986 में। 1986 में कौन आता है, राजीव गांधी आता है। हम देखें 1984 में बहुत बड़े दंगे होते हैं, सन 84 के दंगे उन्हें कहा जाता है। सन 84 के दंगे होते हैं इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद में। इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद में कौन बनता है प्रधानमंत्री, वो बनता है राजीव गांधी। राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री के बाद में 1986 में चेंज लाते हैं और न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लेकर आते हैं। और यही दौर वो दौर होता है जिसमें जो राजीव गांधी होते हैं वो देखते हैं कि हमारा देश बहुत पीछे चल रहा है, हमें एजुकेशन में चेंजेस लाने की ज़रूरत है। तो वो क्या करते हैं, एजुकेशन में चेंजेस लाते हैं। यानी कि अगर हम देख के चलें तो क्या है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में अगर हम देखें तो दूसरी जो एजुकेशन पॉलिसी हमें मिलती है वो राजीव गांधी के दौर में मिल जाती है। बाद में क्या होता है, इसमें कमेटियाँ और बैठती हैं, कमेटियाँ बिठाई तो जाती हैं बट कमेटियों में उनमें कुछ हमें निष्कर्ष निकल के नहीं आता है। जो हमें मेनली जो निष्कर्ष देखने को मिलता है वो के कस्तूरी, अगर मैं के कस्तूरी रंगन की बात करूं तो 2020 में वो एक ड्राफ्ट रेडी करके देते हैं। वो एक ड्राफ्ट रेडी करके देते हैं, ड्राफ्ट में क्या मेंशन करते हैं वो देख लेते हैं, वो हम आगे देखेंगे। तो 2020 में अगर हम देख के चले तो वो नरेंद्र मोदी के राज्य में हमें देखने को मिल रहा है क्या, न्यू एजुकेशन पॉलिसी का ड्राफ्ट। यानी कि अभी ये ड्राफ्ट है और जो ड्राफ्ट क्या है, कैबिनेट के द्वारा पास हो चुका है। आप कैबिनेट को समझ लें, कैबिनेट क्या है, कैबिनेट होता है मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद का मतलब समझ लो आप, यानी प्रधानमंत्री प्लस उसके मुख्य या इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स। ठीक है, यानी कि प्रधानमंत्री होंगे और कुछ इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स होंगे जो उसमें शामिल होते हैं। तो आप कैबिनेट को इस तौर पे, मोटे तौर पे समझ के चलेंगे। तो कैबिनेट क्या रहा, कैबिनेट ने एक ड्राफ्ट लेके, एक ड्राफ्ट यानी मैंने बताया के कस्तूरी रंगन ने एक रिपोर्ट दी। रिपोर्ट में क्या करा, रिपोर्ट उन्होंने कैबिनेट को सौंप दी। कैबिनेट ने क्या करा, उसको मंजूरी दे दी कि हाँ भाई आपने रिपोर्ट, और ये रिपोर्ट काफ़ी ग्राउंड लेवल से बनाई गई है। अगर देख के चलें तो इसको ना सबसे नीचे लेवल से देखा गया कि हाँ भाई गांव में ये काम करेगी नहीं करेगी, शहर में नहीं करेगी, उपनगरों में काम करेगी नहीं करेगी। तो ये सारी चीज़ें देख के इसको कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। कैबिनेट ने मंजूरी देने के बाद अब इसमें जो विचार किया गया वो MHRD को क्या कर दिया गया, एजुकेशन मिनिस्ट्री जो चेंज करने की बात रखी गई है। यानी कि अब MHRD क्या रहेगी, एजुकेशन मिनिस्ट्री हो जाएगी। अब जो बात है सेकंड है वो 10+2 का जो सिस्टम जो हम पहले से देखते हुए आ रहे थे वो अब किस में कन्वर्ट हो रहा है, 5+3+3+4। ठीक है, आप यह ध्यान रखें। अब इसमें मल्टीपल एंट्री और एग्जिट हो रहा है शुरू। तो मैं ये आपको धीरे धीरे समझा देता हूँ क्या होता है। तो आप ध्यान रखेंगे क्या होता है, 5+3+3+4 इनमें क्या है। तो आप ध्यान रखेंगे एक चीज़ और आप जान लें कि 10+2 में जो
बच्चे की एज होती थी, जो शुरुआत में जो प्रारंभिक शिक्षा, अब अगर मैं कहूँ उसकी जो प्राइमरी एजुकेशन शुरू हो रही है वो कहाँ से शुरू होती थी? पहली से शुरू होती थी। पहली से जब शुरू होती थी तो उसकी एज होती थी उस कुछ कि बच्चा भाई इतने साल का होना चाहिए तब उसका एडमिशन लिया जाएगा। तो बच्चे की मिनिमम एज कितनी होती थी? 6 वर्ष होती थी, यानी कि 6 वर्ष का बच्चा कम से कम होना चाहिए जब वो कहाँ पे स्कूल में एडमिशन ले पाए। यानी 6 वर्ष से बच्चा शुरू करता था अपनी पढ़ाई को। लेकिन होता क्या है, जब हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी देख रहे हैं जिसमें जो ड्राफ्ट दिया गया है किसके द्वारा, कैबिनेट के द्वारा जो ड्राफ्ट आ रहा है, उस ड्राफ्ट में हम देख रहे हैं कि बच्चे की जो शुरुआत हो जा रही है वो 3 वर्ष से हो जा रही है। यानी बच्चे की उम्र 3 वर्ष होते ही उसको क्या किया जा रहा है, उसको स्कूल में भेजना शुरू किया जा रहा है इसके थ्रू। यानी कि हो सकता है 2022 से, अगर ये माहौल सही चलता रहा तो 2022 तक ये सिस्टम शुरू हो सकता है हमारे भारत में। यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी हमारी इंप्लीमेंट में आ सकती है। बट अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है कि कितना समय लगे। इसे हो सकता है 4 साल या 5 साल लग जाएं, बट 2022 तक इन्होंने रखा है क्या है कि 2022 तक हम इसे इंप्लीमेंट कर सकें। तो हम देख लेते हैं शुरुआत में। पहला हम इनको स्टेजेस में देख के चलेंगे, पहली स्टेज, दूसरी, तीसरी, चौथी, 4 स्टेजेस में हम देख के चलेंगे, फिर हम हायर एजुकेशन की बात करेंगे। ठीक है, तो पहले हम देख लेते हैं बुनियादी शिक्षा। अगर मैं बात करूं फाउंडेशन बच्चों का क्या है, शुरुआती अगर हम देख के चलें फाउंडेशन कहां से रेडी, फाउंडेशन को रेडी करने के लिए उन्होंने क्या क्या किया। पहले एक चीज दिमाग में रखेंगे कि 5 वर्ष जो फाउंडेशन है वो क्या है, 5 वर्ष का रखा गया। यानी बच्चा 3 वर्ष का है, 3 वर्ष का होने के बाद बच्चा क्या कर रहा है, स्कूल में जा रहा है। तो उस फाउंडेशन को कैसे इन्होंने डिवाइड करा, ध्यान दें। फाउंडेशन को इन्होंने डिवाइड करा 3 वर्ष और 2 वर्ष के लिए। अब 3 वर्ष और 2 वर्ष समझ लें, जब बच्चा आता है स्कूल में तो उससे क्या किया जाएगा, उसे खेल खिलाए जाएंगे। यानी कि उनको खेल ही दिया जाएगा, उन्हें ज़्यादा कोई वर्कलोड, कुछ भी टेंशन कोई कुछ नहीं होगी। उन्हें क्या किया जाएगा, गेम के थ्रू खिलाया जाएगा। यानी कि हम बात करूँ तो प्ले, अगर हम बात करें प्ले स्कूल होते हैं वैसे ही इनके लिए प्ले का काम किया जाएगा। यानी कि उनके प्ले गेम का इस्तेमाल, गेम करा दिए जाए करेंगे ताकि वो बच्चे उनसे ज़्यादा सीखें। नेक्स्ट हम देखते हैं तो 2 वर्ष। 2 वर्ष में उनकी क्या होगी, फर्स्ट और सेकंड में उनकी स्टडी शुरू हो जाएगी धीरे धीरे। लेकिन यहाँ पे विजुअल पे जोर ज़्यादा दिया जाएगा, यानी कि उनको विजुअल जो शिक्षा है वो ज़्यादा दी जाएगी ताकि वो चीज़ों को ग्राफिक के थ्रू समझ सकें, VFX के थ्रू समझ सकें। यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। लेकिन आपको इसमें एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है, वो जो ध्यान में रखें, वो क्या कि नो एग्ज़ाम, यानी कि एग्ज़ाम नहीं होगा। यानी कब तक बच्चा पहली से दूसरी तक आ चुका होगा तो उसे एग्जाम नहीं होगा। उसकी जो एक्टिविटीज देखी जाएंगी उसके थ्रू से आगे प्रमोट करता ही जाएगा। तो प्रमोट की क्या हमें कहें, उसे आगे बढ़ा दिया जाएगा। तो हम नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट हमें क्या है, 3 वर्ष। तो 3 वर्ष हम देखेंगे तो प्रारंभिक, यानी कि अगर मैं बात करूं प्रिपरेटरी, जो प्रिपरेटरी स्टेज है वो 2nd नंबर पे है, वो 3 वर्ष की है। 3 वर्ष में हम क्या करेंगे वो देख लेंगे आप। 3 वर्ष में आप देख के चलेंगे, हमने पहली और दूसरी कर ली है। 3 वर्ष में जो होगा कक्षा 3 से शुरू होगी और 5 तक जाएगी। कक्षा 3, कक्षा 4, कक्षा 5, तो 3 क्लासेस होंगी हमारी इसमें। 3 क्लासेस में आप जो ध्यान रखेंगे वो क्या ध्यान रखेंगे, भाषा। इसमें जो भाषा है, लैंग्वेज पे क्या दिया गया, जोर दिया गया। यानी बच्चे को जो पढ़ाया जाएगा उसकी मातृभाषा में पढ़ाया जाएगा। मातृभाषा का मतलब क्या है, जो बच्चे की मदर टंग है उस लैंग्वेज में पढ़ाया जाएगा उसको। ठीक है, या तो उसे राष्ट्रीय भाषा में पढ़ाया जाए। राष्ट्रीय भाषा मैं आपको बता दूं, वैसे नेशनल लैंग्वेज कोई है ही नहीं। अगर मैं बात करूं नेशनल ऑफिशियल लैंग्वेज तो वो 22 लैंग्वेज हैं, आपको पता होना चाहिए। अब 22 नेशनल लैंग्वेज में से कोई सी भी एक लैंग्वेज चूज करा सकते हो उसे और उसे पढ़ा सकते हो आप, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि कार्यकलाप, अगर उन बच्चों को जो पढ़ाया जाएगा वो एक्टिविटी, यानी 3री, 4थी और 5वीं। यानी कि अगर मैं इस स्टेज की बात करूँ प्रिपरेटरी की, तो इसमें बच्चे को किस पे जोर दिया जाएगा, एक्टिविटी। यानी कि उनको एक्टिविटी कार्यकलाप ज़्यादा दिए जाएंगे कि हाँ भाई तुम कार्यकलापों से ज़्यादा सीखो, यानी प्रैक्टिकल पे ज़्यादा ध्यान दो। सेकंड उनको स्टडी, यानी कि अब उन्हें बुक्स की स्टडी शुरू कर दी जाएगी। यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आ चुकी होंगी, तो मैं आपको नेक्स्ट आगे समझाता हूँ। तो दोस्तों अगर हम बात करें 3rd स्टेज की, तो 3rd स्टेज में हम देखते हैं मिडिल स्टेज हम कहेंगे या मध्य स्टेज हम बात कहेंगे। तो इसमें हम देखते हैं कक्षा 6 से 8 तक शुरुआत हो जाती है। यानी कि अगर हम देखें स्टेज 2 में जो मैंने बात करी थी प्रिपरेटरी में, उसमें मैंने 5th क्लास तक हम पहुंचे थे। यहाँ पे हम देख रहे हैं क्लास 6, क्लास 7 और क्लास 8। ठीक है, यानी हम 3 क्लास अगर हम यहाँ पे देखें तो 3 क्लासेस हमें देखने को मिल जाती हैं। कितने, 3 साल के लिए हैं, 3 ईयर्स के लिए। तो 3 क्लास हम पढ़ेंगे। उसके इसमें जो मुख्य चीज़ें क्या होंगी, वोकेशनल या टेक्निकल
कोर्स इसमें आ जाएंगे। यानी कि हमें यहाँ पे टेक्निकल टर्म्स हमें या टेक्निकल कोर्स हमें सीखने को मिल सकते हैं। यानी कि अगर मुझे मशीन चलाना पसंद है, स्विंग करना पसंद है, तो मैं मशीन चलाना सीखूँगा। अगर मुझे फिटर सीखना है तो फिटर की चीज़ें सीख लूँगा। अगर मुझे कारपेंटर का काम सीखना है तो मुझे, यानी जिसमें जिसका आपका जैसा इंटरेस्ट है वो चीज़ें आप यहीं से सीखना शुरू कर लेंगे। आप खुद ही सोच के चलिए कि अगर आपने यहाँ से ये चीज़ें सीख ली तो फिर आप कहाँ पे मार खाओगे? मार्केट में मार खाओगे ही नहीं, क्योंकि आपने स्टार्टिंग से ही चीज़ें जानना शुरू कर ली हैं। अभी क्या है कि बच्चा जानता कब है? जब वो ITI ज्वाइन करता है। अब वो ITI ज्वाइन करते करते 20 साल का हो चुका होता है। अब 20 साल से वो जानना शुरू करेगा तो 22 साल में, 24 साल में तो वो जानेगा, और फिर 25-30 साल में वो जॉब करेगा। आप खुद ही सोच के चलेंगे हम कितने पीछे चल रहे हैं। अब यहाँ से वोकेशनल कोर्स, यानी कि वोकेशनल कोर्स का मतलब समझें कि आपको कोई स्किल वाली चीज़ें सिखाई जा रही हैं जो मार्केट में चल रही हैं, मार्केट में जिसकी डिमांड चल रही है, वो चीज़ें आपको यहाँ पे 8th क्लास से शुरू कर दी जाएंगी। यानी आपको बेसिक नॉलेज यहाँ पे शुरुआत हो जाएगी मिलना जिसमें आपका इंटरेस्ट है। सेकंड जो मुझे लगा यहाँ पे, जो सबसे बढ़िया पॉइंट लगा, वो लगा कोडिंग का। यानी कि हमारा देश कोडिंग के मामले में, अगर मैं कंप्यूटर कोडिंग की बात करता हूँ तो बहुत पीछे चल रहा है, लेकिन कुछ चीज़ों में आगे भी है। ऐसा नहीं है, पीछे चलने का मतलब ये है कि हम बड़े बड़े जितने भी अर्थव्यवस्था वाले जितनी भी कंट्रीज हैं उनसे हम पीछे चल रहे हैं कोडिंग के मामले, लेकिन हम आगे भी हैं क्योंकि हमारी जनसंख्या ज़्यादा है, इसलिए हमें देखने को मिल जाता है कि हाँ भी कोडिंग में हम आगे हैं। जैसे बेंगलोर की बात करता हूँ मैं, तो अगर मैं मुंबई की बात करता हूँ, अगर मैं दिल्ली की बात करता हूँ, हम आगे हैं यहाँ पर। लेकिन अगर हम पिछड़े क्षेत्रों की बात करूँ, जहाँ पे रूरल एरियाज हैं, वहाँ पे ये डेवलपमेंट नहीं है, वहाँ पे कोडिंग क्या है, वहाँ पे कंप्यूटर में भी ढंग से नहीं पहुँचा है। कोडिंग की तो बात ही छोड़िए, लेकिन अगर ये इनिशिएटिव अगर गाँव के लेवल पर पहुँच गया तो वहाँ पे एक अच्छे से अच्छे विद्वान बच्चे निकल के आ सकते हैं, और जो हमारे देश को आगे बढ़ाने में बहुत बड़ी हेल्प करेंगे। तो ये शुरुआत कर दी गई है, अगर ये शुरुआत पहुंच जाए बस। अब ये है कि जो चीज़ें यहाँ पे दिखाई जा रही हैं, बट ये वहाँ पे पहुँचें, अगर पहुँच जाएंगी तो हमारा देश बहुत जल्दी ग्रो कर जाएगा। और यही हमारे देश के प्रधानमंत्री, अगर मैं बात करूँ, उनकी भी यही इच्छा है कि हम देश में आगे बढ़ने के लिए क्या क्या इनिशिएटिव कर सकते हैं। तो ये चीज़ें जोड़ी गई हैं उनमें। तो आगे देखते हैं हम, आगे क्या है, मैथ, साइंस और आर्ट्स, यानी कि ये सब्जेक्ट उनके रहेंगे। यानी कि वो कक्षा 6 से लेकर 8 तक ये सब्जेक्ट भी पढ़ेंगे, यानी कि थ्योरेटिकल भी उनको पढ़ाया जाएगा, ताकि वो थ्योरेटिकली भी वीक ना रहें। तो इसमें एक चीज़ ध्यान रखेंगे, इसमें आप प्लस इंडियन लैंग्वेज, यानी आप कोई भी 22 भाषाओं में एक भाषा आप क्या करेंगे, सीखेंगे। यानी कि लैंग्वेज आपको यहाँ पे एक चूज़ करनी पड़ेगी। तो हम देखते हैं फोर्थ स्टेज हम देखते हैं। तो माध्यमिक, हम सेकेंडरी की बात करते हैं, तो सेकेंडरी हम देखेंगे 9 से लेकर 12 तक। अगर मैं बात करूं थर्ड स्टेज की, अगर मैं मध्य स्टेज की बात कर रहा हूं, तो उसमें मैंने देखा था 6 से लेकर 8 तक देखा था, 6, 7, 8। जो हम मैं 9th, अगर मैं देखूंगा यहाँ से माध्यमिक में देखूंगा 9, 10, 11, 12, यानी कि 4 से, यानी चौथी स्टेज की बात करें, हम इस स्टेज की बात करें तो चौथी स्टेज में होगा क्या, वो चीज़ें देख ले कुछ इंपॉर्टेंट। कक्षा 9 से लेकर 12 तक रहेगा, ये आपको समझ में आ गया होगा। नो स्ट्रीम, यानी कि पहले क्या होता था कि स्ट्रीम चलती थी, जैसे साइंस हो गया, आर्ट्स हो गया, कॉमर्स हो गया, यानी कि 3 स्ट्रीम चलती थी और 3 स्ट्रीम के थ्रू हम चलते थे और हम उसी में हम एक दूसरे को आंकते थे। अगर मैं देख के चलूँ, मैं पढ़ा हूँ साइंस से, आप पढ़े हो आर्ट्स से, वो पढ़ा कॉमर्स से, तो मैं इस चीज़ से डिवाइड करता था और फैमिली भी इसी चीज़ से क्या करती थी, हमें पार्शियल भी करते थे। हम आपस में क्या करते थे, मतभेद भी इस चीज़ को लेकर करते थे, तुम्हारा लड़का तो आर्ट्स से पढ़ा है, कॉमर्स से पढ़ा है, ठीक है। और हम एक दूसरे को देखते भी थे तो इस पर्सनैलिटी से देखते थे, यार वो तो आर्ट्स से पढ़ा हुआ है, वो तो कॉमर्स से पढ़ा हुआ है। हम साइंस वाले बच्चे को मानते थे कि भाई ये तो भाई उस तीर छोड़ेगा बड़ा लंबा, ठीक है। तो आप यहाँ तक समझ रहे हो। नेक्स्ट हम देखते हैं मल्टीपल सब्जेक्ट। अब आपके पास में क्या ऑप्शन हो जाएगा कि अब ये सिस्टम है, यानी कि अब स्ट्रीम तो रही नहीं, अब आप मल्टीपल सब्जेक्ट चुन सकते हो। मल्टीपल सब्जेक्ट का मतलब समझ लें आप क्या है। जैसे ही अब मेरा इंटरेस्ट है कि इसमें पहले केमिस्ट्री में, मेरा केमिस्ट्री के साथ साथ में इंटरेस्ट है हिस्ट्री में, तो मैं अब केमिस्ट्री के साथ साथ में हिस्ट्री भी ले सकता हूँ। और मेरा इंटरेस्ट किस में, अकाउंट में भी है, तो मैं अकाउंट भी ले सकता हूँ। मेरा इंटरेस्ट क्या है, इकोनॉमी में, तो मैं इकोनॉमी ले सकता हूँ। मेरा इंटरेस्ट किस में, पॉलिटी में है, तो मैं पॉलिटी ले सकता हूँ। मेरा इंटरेस्ट मैथ में है, तो मैं मैथ ले सकता हूँ। तो यहाँ पे आपके पास कोई भी बार नहीं है। बार का मतलब कोई भी आपके पास अवरोध रोकने के लिए कुछ भी चीज़ नहीं है। आप जो चुनना चाहें वो चुन सकते हैं सब्जेक्ट, ठीक है। तो ये इन्होंने जो इनिशिएटिव लिया है ना, अगर इसमें होता है तो बहुत बढ़िया इनिशिएटिव है। यानी कि अब बच्चों के ऊपर कोई प्रेशर नहीं है। पहले क्या होता था, बच्चा जबरदस्ती है कि उसे ये चीज़ पढ़नी है। अब ये पढ़ने के बाद, पहले हो गया साइंस से पढ़ा, साइंस से पढ़ने के बाद उसे लगता था कि यार मैं आर्ट्स में काफ़ी अच्छा कर सकता हूँ, तो वो आर्ट्स लेता था। अब आपके पास में अच्छे खासे ऑप्शन हो जाएंगे, आप अपने अनुसार चूज कर सकते हैं। अब ये चीज़ है कि 9th में आप कुछ और पढ़ रहे हैं। अब ये है नहीं है कि 9th में आपने ये चीज़ ले ली तो आप वो सिलेक्टेड रहेंगे कि हाँ भाई ये चीज़ आपकी परमानेंट रहेगी, नहीं। 9th में आपने केमिस्ट्री ली थी, आप क्या कर सकते हैं, 10th में उसमें फिजिक्स ऐड कर सकते हैं, फिजिक्स ले सकते हैं। तो ये चीज़ आपके पास में ऑप्शन बहुत अच्छे मिल जाते हैं आपको यहाँ पे देखने को। अब जो 4th नंबर पर देखेंगे, इसमें वो आलोचनात्मक विचार है। पहले क्या होता था कि अब बच्चों को थोड़ा सा ना
क्रिटिकल थिंकिंग बताई जाएगी। क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब तो आप समझ लें, जैसे मैंने कहा कि भारत को आज़ादी 1947 में मिली, तो अब यहाँ पे सोचेंगे भारत को आज़ादी 1947 में ही क्यों मिली, समझ रहे हो, यानी कि 1947 में नहीं मिलती तो क्या होता, आज हम कहाँ होते, कहाँ स्टैंड कर रहे हो। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी कि अब बच्चों को क्या किया जा रहा है, बच्चों के विकास के लिए हर वो इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं जिससे हमारे देश का विकास निरंतर हो सके, क्योंकि हमारे देश को बढ़ाने वाली कोई अलग से चीज़ नहीं आएगी, वो नया युवा है और नए युवा को हमें टेक्निकल स्किल देना पड़ेगा, यानी कि हमें उसे कोई ना कोई स्किल देना पड़ेगा। अब हमारे देश में अगर स्किल शुरुआत से ही डेवलप होने लग जाएगा तो हम कहाँ पे पीछे रहेंगे, हम पीछे रहने का कोई सवाल ही नहीं उठता, हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट इसमें ध्यान रखेंगे फॉरेन लैंग्वेज, यानी कि आप कोई भी एक विदेशी भाषा सीख सकते हैं। 50 विदेशी भाषाएं आपको देखने को मिल जाएंगी जो मेनली जो सीख सकते हैं, बट इसमें आप जो देखने के मिलेंगे कि मंडेरियन, जो मंडेरियन है वो मंडेरियन लैंग्वेज अभी चाइनीज़ की है, कहाँ की है, चाइना की है। चाइना से हमारा इतना ज़्यादा गतिरोध रहा है एलओसी पे हम देखें, और हमारा मानसिक रूप से इतना गतिरोध होने लगा है कि हम इसे कभी भी ऐड करना नहीं चाहेंगे, लेकिन बट हमें ये ऐड कर लेनी चाहिए, क्योंकि अगर हमें चाइनीज़ लैंग्वेज के कुछ कोड ऐसे रहते हैं क्योंकि चाइनीज़ के हमें समझने जरूरी है। मेरा मानना है कि इसे ऐड करना चाहिए, बाकी सरकार अपने तरफ से अभी तो मना कर रही है, लेकिन हो सकता है बाद में से ऐड कर ले, क्योंकि वहाँ पर भी हिंदी पढ़ाई जाती है, क्योंकि वो बच्चों को हिंदी पढ़ाते हैं, तो हमें भी ये चीज़ ऐड करनी चाहिए ताकि हम चाइना में हम आगे देखें तो हम देखें व्यापार देख सकते हैं, वहाँ पे हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट और अच्छे तरीके से हम अपने तरीके से डील कर सकते हैं। हम यहाँ की लैंग्वेज सीखेंगे, वहाँ की लैंग्वेज सीखेंगे और यहाँ की लैंग्वेज वो सीखेंगे, तो क्या होगा, इससे एक्सपोर्ट इंपोर्ट बढ़ेगा। बट ये चीज़ें सरकार के इनिशिएटिव में है, वो कैसे लेती है। तो दोस्तों मैंने अभी तक आपको क्या समझा दिया, मैंने कि आपको 5+3+3+4 यानी यहाँ तक का मैंने सिस्टम आपको समझा दिया है, आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट हम देखते हैं ग्रेजुएशन समझेंगे और पोस्ट ग्रेजुएशन समझेंगे, यानी कि हम ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन यहाँ तक का भी समझ लेते हैं, क्योंकि सरकार ने इनमें भी कुछ चेंजेस करने की ठानी है। तो इसमें देख लेते हैं क्या सिस्टम है। पहले हम ग्रेजुएशन में आ जाते हैं, तो ग्रेजुएशन में हम देखेंगे BA BCom BSc। अब ये सिस्टम क्या कर दिया गया, खत्म कर दिया गया, ना तो BA रहेगा, ना BSc रहेगा, ना तो BCom रहेगा, अब क्या रहेगा, सिर्फ ग्रेजुएट रहेगा। यानी अगर हम किसी बंदे से अगर मिलेंगे तो वो क्या होगा, वो बात करेगा तो वो कहेगा मैं ग्रेजुएट हूँ, यानी अब ये नहीं कहेगा कि मैं BA से हूँ, BCom से हूँ या BSc हूँ, यानी कि ये सिस्टम क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब नेक्स्ट हम आते तो हम देखते हैं फर्स्ट ईयर, यानी कि अगर कोई व्यक्ति पढ़ रहा है, यानी उसने 12th कर लिया और उसने क्या करा, ग्रेजुएशन में फर्स्ट ईयर किया, तो फर्स्ट ईयर करने के बाद में से क्या मिलेगा, सर्टिफिकेट मिलने शुरू हो जाएगा, यानी कि उसके बाद फर्स्ट ईयर का सर्टिफिकेट हो जाएगा। पहले क्या होता था, पहले ये होता था कि अगर उसने पहली साल पढ़ाई कर ली और उसके बाद उसने पढ़ाई छोड़ दी, पढ़ाई छोड़ने के बाद में वो 4 साल बाद 5 साल बाद वापस आता, तो क्या होता था, उसे दोबारा से फर्स्ट ईयर करनी पड़ती थी, यानी कि सिस्टम क्या था, बहुत खराब चल रहा था, जिसके कारण उसका साल वो मारा गया होता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, री एंट्री री एग्जिट कर सकते हो आप, यानी री एंट्री री एग्जिट आप चाहें तो जब निकल सकते हैं और जब चाहें तो आप आके दोबारा से उसमें पढ़ सकते हैं। कहने का मतलब अगर मैं सेकंड ईयर में डिप्लोमा शुरू हो गया, यहाँ पे अगर सेकंड ईयर अगर आप कोर्स कर लेते हो, 2 साल तक आपने पढ़ाई करी, तो 2 साल में आपको क्या मिलेगा, डिप्लोमा मिल जाएगा, यानी सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, फिर उसके बाद डिप्लोमा मिलेगा आपको। जैसे आप थर्ड ईयर में आते हैं, थर्ड ईयर में आपको डिग्री मिल जाएगी, यानी कि यहाँ पे क्या है, थर्ड ईयर में डिग्री मिल गई, आप किसी भी जॉब के लिए एप्लीकेबल हो, यानी कि गवर्नमेंट ने क्या कहा कि आप कोई सी भी जॉब के लिए आप जा सकते हो डिग्री के बेस पे, यानी कि यहाँ पे डिग्री का, इसे डिग्री की जो उपाधि है वो मिली है तीसरे साल में। नेक्स्ट हम देखते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम, कोई भी सरकारी एग्जाम है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, उसमें आप थर्ड ईयर तक जैसे ही आप कंप्लीट करते हो, थर्ड ईयर के बाद में आप क्या कर सकते हो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे सकते हो। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ फोर्थ ईयर में, तो फोर्थ ईयर में आपको रिसर्च, यानी आपको किसकी मिलेगी डिग्री, रिसर्च की मिल जाएगी, यानी अगर मैं ग्रेजुएशन में बात करूं तो किसकी मिलेगी, रिसर्च की मिल जाएगी। तो इसमें क्या री एंट्री और री एग्जिट आप समझ गए होंगे। री एंट्री का मतलब है जब आप छोड़ के चले जाते हो, तो अगर आप कुछ समय बाद आते हो, जैसे मैंने सेकंड ईयर में क्या करा, डिप्लोमा तक मैंने अपना सर्टिफिकेट ले लिया, डिप्लोमा मैंने लिया, डिप्लोमा लेने के बाद में मैं 4 साल बाद आता हूँ और 4 साल बाद मैं सोचता हूँ कि यार मैं अपनी कम से कम ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेता हूँ। तो मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के लिए मैं 4 साल बाद आता हूँ, तो 4 साल में मुझे ऐसा नहीं है कि मुझे दोबारा फर्स्ट ईयर करना पड़ेगा, मैं क्या करूँगा, सीधा थर्ड ईयर में एडमिशन लूँगा, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है कि मैं फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर में दोबारा से पढ़ूँ, ठीक है। थर्ड ईयर से एडमिशन लूँगा और 2 साल में मैं अपनी क्या करूँगा, ग्रेजुएशन को कंप्लीट कर लूँगा। ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है सरकार ने, ठीक है। अगर ये कंप्लीट हो जाता है तो देखते हैं हम आगे, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन में। पोस्ट ग्रेजुएशन में क्या होता है, पोस्ट ग्रेजुएशन में ध्यान रखेंगे आपको फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर, यानी 2 साल की पोस्ट ग्रेजुएशन रखी गई है। अब 2 साल की पोस्ट ग्रेजुएशन किस केस में आप ध्यान रखेंगे, जब कोई व्यक्ति 3 साल तक क्या करता है, थर्ड ईयर तक 3 साल तक डिग्री लेता है, 3 साल की डिग्री के बाद में वो एलिजिबल हो जाएगा पोस्ट ग्रेजुएट के लिए, यानी कि 3 साल जैसे ही उसने कंप्लीट करे किसमें, ग्रेजुएशन में, तो किसके लिए एप्लीकेबल हो जाएगा, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए। लेकिन वो पोस्ट ग्रेजुएशन कितने साल की होगी,
वो 2 साल की होगी। सिर्फ 2 साल उसे क्या करने पड़ेंगे, पोस्ट ग्रेजुएशन में देने ही पड़ेंगे, यानी मैंडेटरी है 2 साल। लेकिन अगर वो बच्चा 4 साल तक रिसर्च यानी 4th ईयर तक क्या करता है, रिसर्च तक जाता है, रिसर्च तक जाने के बाद में उसको सिर्फ 1 ही साल तो देना पड़ेगा। समझ रहे हैं आप? यानी कि सरकार ना इधर से पकड़ो कान या उधर से पकड़ो, मतलब वो तुम्हें 2 साल जितना समय लेती है सरकार पहले, वो सरकार अभी भी उतना ही समय ले रही है। समझ रहे हो आप? यानी कि आप 3rd ईयर तक करोगे, 3rd ईयर के बाद 2 साल देने पड़ेंगे, 4th ईयर पे करोगे तब भी आपको 1 साल ज़्यादा देना पड़ेगा, यानी कि 5 साल तो आपको देने ही पड़ रहे हैं इसमें। समझ रहे हो ना आप? कैसे ना कैसे अगर ग्रेजुएशन के साथ में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हो तो आपको 5 साल पूरे देने पड़ रहे हैं, अगर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में। यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट मैं बात कर रहा हूँ MA, MCOM और MSc। यानी कि अगर मैं बात करूं ग्रेजुएशन के बाद हमारा क्या हो जाता था सिस्टम, जैसे अगर मैंने बीए कर ली तो बीए के बाद क्या करता था, एमए करता था। अगर मैंने बीकॉम कर ली तो मैं एमकॉम करता था, मास्टरी करता था। पहले मैं बैचलर था फिर मास्टरी करता था। अब मैं बात करूं बीएससी कर ली मैंने, बैचलर इन साइंस करी, फिर मैं एमएससी करता था, मास्टर इन साइंस करता था। तो अब देखें, अब वहां पे वो सिस्टम खत्म हुआ था, यहाँ पे ये सिस्टम भी खत्म हो गया। यानी कि अब ये सिस्टम क्या रहेगा, नहीं रहेगा। अब ये सिस्टम बिल्कुल अबॉलिश कर दिया गया। इसमें जो एक उपाधि के रूप में ली जाने वाली एमफिल, ठीक है, एमफिल की भी इन्होंने उपाधि क्या कर दी जी, खत्म कर दिया। अब एमफिल नहीं रहेगा। समझ गए आप? अब एमफिल की कोई जरूरत नहीं है। पीएचडी एज इट इज है। पीएचडी का जो कोर्स था डॉक्ट्रिन इन फिलॉसफी, वो क्या है, 4 ईयर का है, वो एज इट इज है। इसमें कोई चेंजेस करने की सरकार ने अभी तक ठानी नहीं है। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैंने अपने भारत की जो शिक्षा नीति है उसको समझाने का प्रयास करा है। इस शिक्षा नीति से क्या क्या बदलाव हमारे देश में हो सकते हैं उनको मैंने बताया है। आई थिंक आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो आप इस वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हैं। और भी कोई अगर प्रॉब्लम अगर आपको आती है तो आप क्या कर सकते हैं, नीचे कमेंट टाइप कर सकते हैं। कमेंट टाइप करके मैं, हो सकता है जैसे ही मुझे टाइम लगेगा या टीम को टाइम मिलता है वो मुझे इन्फॉर्म करेगी, मैं आपको रिप्लाई उसका दे दूँगा। तो मैं मिलता हूँ आपको नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।